हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों 7 फरवरी का पेपर 2 है सीटेट का, और उसमें हम लोग बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और इनके सही विकल्प का सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या दिया गया है? कथन एक है, कथन फर्स्ट है कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल, अधिगम एक तो सतत प्रक्रिया है ही। दूसरा कथन कह रहा है कि विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता है। बिल्कुल गलत है, विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कथन एक कौन सा सही हो जाएगा? कथन एक सही है, 2 गलत है। ठीक है, पहला इसका सही हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर है कि नीचे दिए गए 2 कथनों में से जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या कह रहा है, असर्शन क्या कह रहा है कि परीक्षण एक नैदानिक कार्य है, किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करता है। ठीक है, रीजन है कि परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान क्षमताओं आदि का निर्धारण करता है। तो परीक्षण एक ऐसी घटना है। ठीक है, तो अभिकथन भी सही है और रीजन भी सही है और आर की सही व्याख्या करता भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको खाली बताते चलता हूँ कौन सा सही है। मैं आपको अगले कभी किसी वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चंस आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। मैं आपको बस मोटा मोटी आपको बस आंसर बताते चलता हूँ कि आप लोग अच्छे से आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर मिलान कर सके कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। नीचे दिया गया स्टेटमेंट कथन, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि विद्यालयी शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण परीक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है। एकमात्र तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो पहला ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा कार्य कि विद्यालयों में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है। तो दूसरा तो क्या होगा? दूसरा भी गलत होता है। ठीक है, दूसरा भी गलत है। कथन ए तो क्या है? दूसरा क्या होगा? कथन एक गलत है, नहीं, माफ कीजिएगा दोस्तों, दूसरा क्या है? पहला तो स्टेटमेंट गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि विद्यालयों में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है, तो दूसरा सही होता है। तो एक गलत है, 2 सही है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर है कि वह स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियाँ भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये हैं, जहां वे अपने सभी प्राचीन कार्यालय अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, कहलाता है क्या? संसद, सचिवालय, अभिलेखागार या पुस्तकालय? तो इसको अभिलेखागार यानी कि आर्काइव कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अभिलेखागार कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर है कि तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। शासन करने वाले 3 परिवार थे, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, ये तो सही है। तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट की संगम कविताएं मूवेंदार का उल्लेख करती है। बिल्कुल, ये भी सही है। और चौथा है कि मूवेंदार तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया, और यह शब्द शासन करने वाले 3 परिवार के मुखियाओं के लिए प्रयुक्त होता था। तो ये भी सही है। दूसरा क्या करें कि तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। गलत पूछ रहा है। तो सत्ता के पास, तीनों मुखियाओं के पास सत्ता के केंद्र थे, लेकिन 3 नहीं थे, 2 ही केंद्र थे। ठीक है, 2 ही थे। ठीक है, तो इसमें गलत पूछ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सेकंड इज द राइट आंसर। बाकी मतलब कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही है, और जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है, दूसरा जो ऑप्शन है आपका, वो गलत है। 3 केंद्र नहीं थे, 2 केंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर है, ये भी अभिकथन वाला ही क्वेश्चन है। तो 66 नंबर क्या कह रहा है कि अभिकथन है कि राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाग युद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, उपयुक्त अभिकथन के लिए उपयुक्त कारण या कारणों का चयन करें। ठीक है, पहला क्या करें कि मंदिर प्रायः आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रीय थे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि रामदासपुर का नगर हरमंदर साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित किया गया। तो ए भी सही होता है, बी भी सही होता है। सी क्या कह रहा है कि सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने ब्रह्म बाह्य धार्मिकता का तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया। तो थर्ड भी सही है।
चौथा कि इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्धों के बारे में है। नहीं, खाली युद्धों के ही बारे में है इतिहास, बाकी चीज़ के बारे में नहीं है। तो चौथा स्टेटमेंट गलत होता है। तो ABC सही हो जाएगा, ABC थर्ड इज द राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ABC। ठीक है, नेक्स्ट है 67 नंबर है कि 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कल्हड़ ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों के असमान वह शासक और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था और उनके स्रोतों में शामिल है। क्या शामिल है? प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवाद विवरण और दस्तावेज, या प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण, दस्तावेज और शिलालेख, या प्रारंभिक इतिहास या प्रारंभिक इतिहास और चश्मदीद विवरण। तो क्या शामिल है? तो प्रारंभिक इतिहास भी शामिल है, चश्मदीद विवरण भी शामिल है, दस्तावेज भी और शिलालेख भी शामिल है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शिलालेख भी शामिल है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मराठाओं के संदर्भ में दिया गया है। पहला है शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया, तो बिल्कुल सही। बी है शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था, बिल्कुल सही। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना की रीढ़ थे, बिल्कुल सही। और एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुणबी कहलाते थे। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, ABCD चारों इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन 1, बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 1 आपका ABCD चारों ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही है। कहीं कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे देता है, तो आप लोग इस प्रकार ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। 69 नंबर है कि ऐतिहासिक दावा अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। ठीक है, उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का चयन कीजिए। ये दावे के लिए साक्ष्य बताइए कि क्या है उपयुक्त है। ये है कि अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अग्निशस्त्रों का प्रयोग किया था, तो बिल्कुल सही, ऐसा किया था अहोम ने। दूसरा कि अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाई, तो बिल्कुल सही, ये भी किया था। थर्ड है कि अहोम राज्य बाध्य श्रमिकों पर निर्भर था, तो बिल्कुल सही। और डी है कि 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया, तो यही गलत होता है, ये नहीं होता था। ठीक है, तो ABC कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित वैधता का उल्लेख कीजिए। अभी कथन क्या कह रहा है कि वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते, वे ऐसा केवल किसी एक के समय में करते हैं। कारण है कि 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोपने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है। उसका परिणाम क्या हुआ कि महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोइयों के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आगे आई। ठीक है, इतना है। अब हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ते कि ऑप्शन क्या कह रहा है कि केवल कारण और परिणाम वैध हैं, या केवल अभिकथन और परिणाम वैध है, या अभिकथन, कारण और परिणाम सभी वैध है, या केवल अभिकथन और कारण वैध है। तो ये तीनों वैध है। ठीक है, अभिकथन, कारण और परिणाम सभी वैध है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 71 नंबर की तरफ। तो 71 नंबर क्या कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। ठीक है, क्या है? ए है कि कारीगरों ने गांव से पलायन करना शुरू कर दिया था। बी है कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी से माल खरीदा। सी है बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका। और डी है कि कंपनी दीवान बन गई। उन्हें उनके घटित क्रम होने के व्यवस्थित देखिए, तो घटित होने के, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी से माल खरीदा था। बी कहाँ है? बी यहाँ पे है। ठीक है, अभी भी है। फिर उसके बाद क्या हुआ था? फिर उसके बाद कंपनी दीवान बन गई थी, तो BD। फिर सी हुआ था बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका। फिर कारीगरों ने गांव से पलायन करना शुरू कर दिया। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, BDCA, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 72 नंबर है, ये वुड्स डिस्पैच के पे क्वेश्चन है। वुड्स डिस्पैच में है कि कौन सा संस्थागत विकास वुड्स डिस्पैच के प्रत्यक्ष परिणाम थे? ए है प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना। बी है शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ। सी है विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए कदम उठाए गए। डी है कि भारतीय सिविल सेवा कॉलेजों की स्थापना इंग्लैंड में हुई। तो इसमें से बताइए कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा।
तो उपयुक्त में से 3 या उपयुक्त में से 1 या उपयुक्त सभी या उपयुक्त में 2। तो देखिए जो डी ऑप्शन है कि भारतीय सिविल सेवा कॉलेजों की स्थापना इंग्लैंड में नहीं हुई, ये इंडिया में हुई थी, ठीक है। उपयुक्त में से 3, बाकी 3 सही है, ठीक है। तो उपयुक्त में से 3, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था तथा जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे। तो ये किसका कथन है? तो ये ज्योतिराव फुले का है, सीधे सीधे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज्योतिराव फुले का कथन है। तो सेकेंड ऑप्शन है इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन है कि गैर ब्राह्मण यानी कि नॉन ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है कि आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनकी शिक्षा की पहुंच थी। बी है इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिया गया कि आर्य देशज नस्ल थी। सी है कि आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी व प्रभुत्वशाली थे। तो इसमें सही विकल्प चुनना है, कौन सा वैध है? तो केवल सी वैध है, केवल बी वैध है, ए सी वैध है या बी सी वैध है, ठीक है। तो इसमें इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ए क्या कर कि आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किए गए जिनकी शिक्षा की पहुंच थी, ये तो सही होता है। बी है कि इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थी, नहीं, बी ही गलत होता है और सी भी सही होता है, आंदोलन गैर ब्राह्मण जैसे है जो धनी और प्रभुत्वशाली थे। ए और सी वैध है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट है 75 नंबर है, किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षा विसंबंधन के भाव के परिणाम होती है। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था। ए सरकार की संरचना के ऊपर लोगों को प्रभुता को मान्यता देने वाला, या वर्ग रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला, या सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला। तो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो सरकार की संरचना के ऊपर लोगों को प्रभुता को मान्यता देने वाला, नहीं, ऐसा तो नहीं था। बी है कि वर्ग रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला, तो ऐसा था। और सी है कि सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला, तो सी भी सही होता है। तो केवल बी और सी, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 1864 में मद्रास या चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन संस्था को बचाने कौन सा था? वेदांत समाज, आत्मसम्मान समाज, या थियोसॉफिकल सोसाइटी, या वेद समाज। तो यह किसके अंतर्गत आता था? यह वेद समाज का ये इसमें रूल फॉलो होता है, वेद समाज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वेद समाज में ऐसा होता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर है, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की तीव्रता क्यों आई? पहला है कि 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह का अपना प्रांत होगा, तो बिल्कुल सही, ऐसा किया था। दूसरा है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूह के अपने प्रांत के होने के वचन अपने पूरा करने के बाद कोई कदम नहीं उठाया, बिल्कुल ऐसे भी हुआ था। सी है, कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनने की उम्मीद कर रहे थे और सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिलों के तमिल में भाषियों की ओर से आया था, जो कि अभी तक चल रहा है, नहीं बाद में तो बन गया, लेकिन मतलब कि अभी भी कभी कभी भाषा के लेकर विवाद होता रहता है। तो सी भी सही है। और डी है कि नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य के गठन के विरुद्ध थे, तो डी गलत हो जाता है। तो ए बी सी आपका सही हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो सीधे सीधे 27 दिन होता है, ये आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक का। तो इसका माफ कीजिएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक का रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा हम लोगों ने किया? अभी हम लोगों ने 78 किया। 79 नंबर है, 79 नंबर क्वेश्चन है, कॉलम ए कॉलम बी दिया है और सही आपको मिलाना है, ठीक है। पहला कह रहे कर्क रेखा, तो कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। दूसरा मकर रेखा क्या है? तो मकर रेखा आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। तो ए का 2 और बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट, ये देखिए पहला ही ऑप्शन सी हो गया। उत्तरी ध्रुव रेखा, ये विषुवत रेखा 66.5 डिग्री उत्तर में है और दक्षिणी ध्रुव रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में है, सी का 4 और डी का 3rd। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक दो आपको ऑप्शन आपको शुरुआत में मिला लेंगे तो बाकी दो ऑप्शन को तो ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। और 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 80 नंबर क्या है?
80 नंबर है कि पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाती है, यही सही नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के आकार को भूभाग कहा जाता है। पृथ्वी से दूर, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में पृथ्वी सबसे पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला क्वेश्चन ही आपका सही नहीं है, बाकी सब तो सही है। तो पहला क्वेश्चन, पहला इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है 81 नंबर है। 81 नंबर क्या कह रहा है कि कथन ए है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। ये अभी मैंने परसों ही कराया था, ये क्वेश्चन आया था परसों ही कराया था, ये सीटेट 2022 में आया था। ठीक है, तो 12 बजते हैं और इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। ठीक है, तो स्थानीय समय नहीं होता है, ये गलत होता है, बी गलत होता है। ए सही है किंतु बी गलत है। ठीक है, ए सही है किंतु बी गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण होता है, कैसे होता है? जीव जंतु एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों के द्वारा, या वायुमंडल एवं जलमंडल के द्वारा, या स्थलमंडल और जयमंडल के द्वारा, सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानवों के द्वारा। तो वायुमंडल का पारितंत्र का निर्माण जीव जंतु एवं उनके आसपास के पर्यावरण और के बीच परस्पर के संबंधों के द्वारा ही पारितंत्र का इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, 82 हो गया। अब हम लोग 83 नंबर पे चलते हैं। ए और कथन ए और बी को पढ़िए। कथन ए क्या कह रहा है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। ठीक है, दूसरा है प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच वही सही संतुलन होना आवश्यक है। तो ए भी सही है और बी भी सही है और ए बी ए की व्याख्या करता भी है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 84 नंबर के ऊपर चलते हैं। 84 नंबर क्या है? भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों हैं? तो गोम्पा दर्शन के लिए, या घास के मैदानों व हिमनदों की सैर के लिए, या उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखने के लिए, यह सपाटी मैदान क्षेत्र है। तो सपाट तो नहीं है, तो डी गलत हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। तो ए बी सी कहाँ आ गए? ए बी सी सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन 85 नंबर के ऊपर चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है? दूसरी गैस बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो नाइट्रोजन मिलता है, तो नाइट्रोजन पहले नंबर पर मिलता है। और दूसरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, लगभग 21% मिलती है। तो दूसरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन है 86 नंबर है कि 4 कथन दिए गए हैं और चारों कथन में से देखकर आपको सही जवाब बताना है। ए है कि उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है। बी है वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। सी है निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है। डी है वायु सदैव उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है। तो वायु दाब तथा तापमान के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो क्या है? ए क्या करे कि उच्च दाब ए स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है, तो बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। बी है कि वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? तो बी तो गलत हो जाता है। सी है कि निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है, तो बिल्कुल। और वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर ही गमन करती है, बिल्कुल सही। डी भी सही। तो ए सी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 87 नंबर है, ये भी स्टेटमेंट वाला है, इसको ध्यान से पढ़ना है और सही जवाब देना है। ये है कि अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है, तो बिल्कुल सही है, किया जाता रहा है। ठीक है। बी है कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है, बिल्कुल जलमार्ग ही शुरू से हम लोग पढ़ें कि सबसे सस्ता साधन होता है। तो ए बी दोनों सही है, दोनों सही है, ए बी सी, अरे ए बी। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, क्या कह रहा है कि पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं, कुछ तो लुप्त होने की कगार पर है। निम्नलिखित में से कारणों का चयन कीजिए। क्यों? वनारोपण के कारण, या भूस्खलन के कारण, या निर्माण कार्य के कारण, या जीव जंतुओं का अनाधिकार शिकार के कारण। तो वनारोपण के कारण थोड़े, वनारोपण के कारण तो और ज़्यादा होगी, उसमें होंगे वन और ज़्यादा
तो ए आपका नहीं होगा, बाकी बी सी डी आपका सही होता है। बी सी डी कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। और हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 89 नंबर है कि कथन ए और बी को पढ़िए। और ए है कि संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। बिल्कुल, संभाव्य संसाधन ऐसी है, संपूर्ण मात्रा थोड़ा नहीं पता कर सकते कि कितना है। बी है कि इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल सही, तो बी सही है, दोनों कथन सही है, तो दोनों ए बी सी सही, ए बी सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट है 90 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको मिलान करना है, ठीक है। तो पहला है कि सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर रेशम कीटों के वाणिज्यिक पालन है, ठीक है, ए का 4। बी क्या है? पेसिकल्चर, पिसिकल्चर मत्स्य पालन है, तो बी का 3rd, ए का 4, बी का 3rd। सी क्या है? विटीकल्चर, तो विटीकल्चर आपका अंगूर की खेती है, और हार्टिकल्चर आपका वाणिज्यिक के उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना है, तो सी का 2nd और डी का 1st। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ये इस तरह आपका 90 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। तो आप लोग जल्द से जल्द आप लोग मिलान कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जवाब दे सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो जल्द ही मैं आज का भी पेपर, 8 फरवरी का भी पेपर आपको आपके सामने लेकर आऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।